सो हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ आ चुके हैं BCECLE का तैयारी करने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये हमारा यूट्यूब का नया चैनल है जिस पे हम लोग फ्री में सीखेंगे कि BCECLE का तैयारी फ्री में सब यहीं पे होगा। मैकेनिक्स, मैथ और इंग्लिश, तीन सब्जेक्ट होता है। जो इंग्लिश होता है ना, वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। बाकी आपको नंबर मिलता है मैकेनिक्स और मैथ से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स, क्योंकि अभी हमारे पास 6 महीना 7-8 महीना टाइम है। तो पहले हम लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर बीच बीच में हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। एज सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स। मतलब ये मैकेनिक्स आया क्यों, कहाँ से आया। तो हम बताते हैं मैकेनिक्स कहाँ से आया और क्यों आया। मैकेनिक्स ओवरऑल क्या है ना, ओवरऑल मैकेनिक्स ये है कि ये एक साइंस का सबसे पहले तो ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ नहीं, फोर्सेस के बारे में स्टडी जो करते हैं हम लोग, वही होता है मैकेनिक्स। ओवरऑल हम लोग कोई भी फोर्सेस का बात किए, जैसे क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ पे हम लोग धक्का लगाते हैं, या आप अभी फ़ोन को रखे ही हुए हैं ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के साइड लग रहा है, तो एक फ़ोन के ऊपर, फ़ोन एक बॉडी हो गया, उसके ऊपर ये सब फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, या अभी आप अभी हाथ में पेन पकड़े होंगे, तो वो पेन के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, तभी तो आप उसको लिफ्ट किए हुए हैं, पेन को उठाए हुए हैं। तो ये होता है आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स। ओके, सो और उसके बाद हम लोग सबसे मेन टॉपिक एक ये पढ़ेंगे ना, ये होता है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ तो लगभग लगभग सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग करे हो इतना तो पता ही होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ होता है, वो क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा। अगर या कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो जिंदगी भर मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसको हम अच्छे से और समझाने के लिए आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि एक एक बॉल है, एक ज़मीन पे फुटबॉल रखा हुआ है। मान के चलिए फुटबॉल है, ठीक है। आप इस ज़मीन पे यहाँ पे फुटबॉल को छोड़ दीजिएगा ना, तो ये फुटबॉल ज़िंदगी भर यहाँ पे रेस्ट में ही रह जाएगा, ज़िंदगी भर रेस्ट में रह जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में जाके रख दिए तो हवा से वो चलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको एक बंद कमरे में जहाँ पे हवा ये सब ना हो, ठीक है, वहाँ पे आप रख दीजिएगा ना, वो ज़िंदगी भर वहीं रह जाएगा। या आप लोग के घर में वो छज्जा होगा। बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर के ऊपर छज्जा होता है, ठीक है। तो छज्जा पे बहुत सारा सामान रखा होता है, बहुत सारा सामान। तो जब तक हम लोग उसको वहाँ से हिलाते नहीं है ना, तो वो हिलता भी नहीं है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ये समझिए कि वो चीज़ हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, वो हमेशा जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम लोग वहाँ से सामान हटा दिए, अगर हम यहाँ पे सामान था यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ करने के लिए कोई ना कोई तो हम लोग फोर्स अप्लाई किए होंगे ना। तो देखो, ये अभी रेस्ट में था, वो जब तक रेस्ट में था, अगर हम लोग जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, वो मोशन में नहीं आया। और फर्स्ट लॉ में ये है कि कोई बॉडी जो है वो हमेशा इसमें है, क्या कहते हैं, कोई बॉडी जो है वो हमेशा मोशन में है। जैसे हम लोग का ये देख लो, तुम अर्थ देख लो, अर्थ जो है हमेशा एक रोटेशनल मोशन में है, रोटेशनल मोशन में है, मगर वो ग्रेविटी से बाउंडेड है। नहीं तो कैसे हम, तुम लोग कोई मूवी में देखे होगे, साइंटिफिक मूवी में, कि कोई स्पेस में गुम हो जाता है तो वो इंडलेस इन्फिनिटी तक जाते रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब यही फुटबॉल है, ठीक है, देखो ये अभी एक सेकंड, ये फुटबॉल है, ओके, ये फुटबॉल है। अब इसको तुम लात से किक करो, ठीक है, पैर से तुम किक किए, इसको किक किए, तो ये क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ये मोशन में आ जाएगा, ये मोशन में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोग इसको हिट किए हैं। तो ये हमेशा ना, अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, फ्रिक्शन
फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, फ्रिक्शन को हटा दिया जाए तो ये हमेशा चलता रह जाएगा, हमेशा हमेशा इनलेस तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस पे क्या होता है ना, ज़मीन पे लगता है फ्रिक्शन लगता है तो ये रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए तो ये इनलेस तक जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ये जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर या वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ओके, तो आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं उसके तरफ। ठीक है, सबको मिटाते हैं। सो अब हम लोग बेसिकली जो है ना, अब जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सेकंड्स लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन बाबा थे ना, ये बहुत ज़्यादा हम लोग को सर पे भार दे के चले गए। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, इसमें बहुत लंबा लंबा अगर कोई चाहे तो लेक्चर दे सकता है, बट हम सिंपल में यही देंगे। F इज इक्वल्स टू एम ए। F इज इक्वल्स टू एम ए क्या होता है, वेयर F इज इक्वल्स टू फोर्स, M इज इक्वल्स टू मास एंड A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। हाँ सही बोले। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि जितना जितना बॉडी का मास हो और जितना ही उस पे एक्सेलरेशन हो, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ना फोर्स के बराबर होता है। या इन अदर वर्ड्स ये समझिए कि आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो है, उसके मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं मास एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन, उतना ज़्यादा ही फोर्स लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मास, product of mass and acceleration is directly proportional to force. Am I clear to everyone? ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हम लोग बहुत पहले 9th-10th में ही पढ़े हैं इसको, और हम लोग जानते हैं कि डिप्लोमा के स्टूडेंट कैसे कैसे पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने भी वो चीज़ फेस किया है। फिज़िक्स में बहुत कम नंबर आते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम 10th के बाद भी तो होता है ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एंड सोबर। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब ये तीसरा लॉ न्यूटन का क्या कहता है, न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। पहला लॉ बताया कि कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई अनदर फोर्स ना लगे। सेकंड हम लोग ने ये बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब तीसरा लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सामने वाले दोस्त को एक थप्पड़ खींच के मारते हैं ना, तो जितना चोट उसके गाल पे लगता है उतना ही चोट हमारे हाथ पे लगता है। अब आप बोलेंगे कि सर गाल पे तो बहुत ज़्यादा चोट लगता है बट हाथ पे चोट नहीं लगता है। तो ये जो गाल का स्किन होता है ना वो पतला होता है, तो इस वजह से इस पर चोट ज़्यादा लगता है। और ये जो हमारा हाथ का जो सरफेस है ना,
ये जो होता है थोड़ा सा फ्लपी टाइप का होता है, मोटा होता है, तो इस पे हमको कम चोट लगता है। और इसका सर ये तो हम लोग बहुत पहले एग्जाम्पल सुन चुके हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप ये हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि आप इस दीवार को धक्का दे रहे हैं, आप इस दीवार को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, कितने फोर्स से दे रहे हैं, मान के चलो तुम एन न्यूटन फोर्स से तुम क्या कर रहे हो, इसको धक्का दे रहे हो। ठीक है, छोड़ो एन न्यूटन छोड़ो, तुम ये फोर्स से एफ फोर्स से इसको धक्का दे रहे हो। तो तुमको पता है तुम इस पे जितना धक्का दे रहे हो ना, फोर्स भी उतना ही तुम पे धक्का दे रहा है। ये जो दीवार है ना, ये तुम पे उतना ही धक्का दे रहा है, इसलिए वो तुमसे घसक नहीं पा रहा है। अगर तुम फोर्स, ये जो दीवार है ना, इस दीवार से ज़्यादा अगर तुम फोर्स दे दिए तो ये दीवार टूट जाएगा। ये दीवार क्या है, टूट जाएगा। ये दीवार टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा फोर्स के इतना वो सह नहीं कर पाया, तो वो टूट गया। यही है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना तुम करोगे उतना ही वो करेगा। वो कर्मा का नाम सुने हो ना, कि जो तुम किए हो वो पाओगे, वही है थर्ड लॉ। जितना तुम्हारा कर्म है उतना तुमको भोगने को मिलेगा, दैट्स इट। सो हमारा ये जो है लगभग लगभग शट लगभग 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 हमारा ये है कि तीन तीन जो है ना फोर्सेस हमारे ख़त्म हो गए। सो तीन फोर्सेस कह रहे हैं हम, सॉरी, एक सेकंड, ये लोड ले रहा है। आज ये अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका रिजिड बॉडी। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है रिजिड बॉडी में, वो समझ ही नहीं पाते कि रिजिड बॉडी क्या है। वो समझ ही नहीं पाते रिजिड बॉडी क्या है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो नहीं समझ पाते कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी कुछ नहीं है यार। रिजिड रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी कुछ नहीं है मेरे दोस्त लोग, कुछ नहीं है। रिजिड बॉडी बस ये बोलता है, अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी इज विच कैन नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज बाय अप्लाइंग अ फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी है, हम इस पे कितना भी फोर्स लगाएं, कहीं से भी फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये जो है ये बॉडी अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है रिजिड बॉडी। कितना भी फोर्स लगा लीजिए वो शेप चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। अगर कोई बॉडी डिफॉर्म हो गया, कोई बॉडी डिफॉर्म हो गया तो वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा। आप लोग ऐसे बोलेंगे कि सर सॉलिड, सारा सॉलिड जो है, जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो सब तो रिजिड बॉडी होता है, वो सब तो रिजिड बॉडी होता है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे ही तो खेल स्टार्ट होता है कि रिजिड बॉडी एक्चुअल में है क्या। अगर तुम कह दिए कि सर ये रबड़ है, ये रबड़ है जो ऐसे फैलता नहीं है, जो बहुत सारे चीज़ों को रैप करने में यूज़ आता है, ठीक है, ये रबड़ है सर, ये तो सॉलिड मटेरियल है, अब हम इसको ऐसे खींच के फोर्स लगा के इसके बॉडी को चेंज कर देंगे। तो नहीं भाई नहीं, तुम यार किस दुनिया में जी रहे हो, मत जियो। ठीक है, सिंपल सा बात है। हमने क्या बोला इसमें कि कितना भी फोर्स लगा लो वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, वो अपना शेप चेंज नहीं करना चाहिए। इस पे ये सॉलिड बॉडी है, बट इस पे हम लोग फोर्स लगाए ना तो ये अपना शेप चेंज करके ऐसे से ऐसे हो गया, ऐसे से ऐसे हो गया, लंबा हो गया, ये तो बॉडी को अपना चेंज कर दिया यार, तो ये रिजिड बॉडी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिजिड बॉडी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल। ये अब फोन अटक रहा है यार। ठीक है,
सो गाइज अब यहाँ आइए दोस्तों, गाइज नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस सिंपल, आप लोग ये BC से एलई के वो जो PDF आता है ना सिलेबस का, उसमें देख सकते हैं। बाई सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बट इसके बाद कुछ ऐसा आएगा ना जो हम आपको वैसे पढ़ाएंगे, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ पे हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी एक बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। वही चीज़ हो गया दीवार वाला, आप हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इसको धक्का दे रहे हैं कि ये बॉडी के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हैं, यही हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आप लोग को नोट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो हम नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे इंस्टाग्राम चैनल पे। वहाँ पे हम जैसे फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं ना, वहाँ पे एक एक पेजेस का हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग वहाँ से नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, आप इन सभी चीज़ को मिटा दें, ओके। आप लोग तो बहुत जल्दी मिट जाते हैं। अब आइए हमारा क्या, बॉडी फोर्सेस किसे कहते हैं, ठीक है। वही बात है, कोई एक बॉडी है, ठीक है, आप ही हैं, ये आप ही हैं, ये आप ही हैं, ठीक है। इस पे हम लोग इस एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा सकते हैं? सबसे पहले एक ही फोर्स मैक्सिमम लगेगा, वो है ग्रेविटी। वैसे ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई, ग्रेविटी कहाँ गई? ज़मीन में गई, ठीक है, ठीक। अब कोई एक और बॉडी है, जैसे हम लोग वायर ले लिए, वायर, ठीक है, क्या है ये? वायर। वायर का एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, इलेक्ट्रॉन, तो ये खुद को मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं, ठीक है, मैग्नेट की तरह। तो ठीक है, कोई भी ऐसा हो बॉडी जिस पे एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा हो, उसे हम लोग कहेंगे बॉडी फोर्सेस। ये तो लिखना ही भूल गए थे, बॉडी फोर्सेस, ठीक है। फिर इसको मिटाएंगे और आज ये, अब इसके बाद आता है थोड़ा सर्फ एक्सल फोर्सेस, मतलब सरफेस फोर्सेस, ठीक है। सरफेस फोर्सेस क्या कहता है, अब ये देखिए। सरफेस फोर्सेस कोई नहीं है, एक फोर्स का टाइप है जिसको हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स जो है सरफेस के ऊपर लगे, एक्सटर्नल या इंटरनल। अब ये है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा ये होता है, एटम होता है, ठीक है। ये एटम है पास पास में, क्योंकि ये एक सॉलिड बॉडी है, तो एक एटम दूसरे एटम के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो इसको हम लोग सरफेस फोर्सेस कह सकते हैं। या एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो टेबल के ऊपर यहाँ पे इसको ये फोर्स फील हो रहा होगा, फ्रिक्शन। तो ये सब हो गया आपका सरफेस फोर्सेस, ठीक है। सरफेस फोर्सेस सिंपल, सॉरी, हाँ, अब इसके बाद आता है सिंपल एंड अ थिंग दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है, पहले हम लोग इसको इंग्लिश में समझेंगे। पहले हम ये लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। ये क्या कहता है, इफ अ फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, आप
हम आपको बताए थे इससे पहले, वैसा बॉडी जो जिसके ऊपर बहुत सारा फोर्सेस लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, वो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा, वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है, इफ अ फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी देन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉडी आर सिमिलर। इसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी है, ठीक है, बहुत खूबसूरत बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर ये एक फोर्स लगा रहे हैं हम, एक ये फोर्स लगा रहे हैं हम, एक ये फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये टोटल हमने 3 फोर्स लगाया, एक बॉडी के ऊपर टोटल 3 फोर्स लगाया। और ये बॉडी क्या है, और ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, सॉरी, रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना, एक रिजिड बॉडी है, सिंपल सा है। अब इसके ऊपर हमने बहुत सारा फोर्स लगाया, आप ये देख सकते हैं F1 F2 F3, बहुत सारे फोर्सेस लगाए। तो इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन की किस डायरेक्शन में फोर्स जो लगा हुआ है, वो किस डायरेक्शन में फोर्स को, मतलब वो ट्रैवल कैसे कर रहा है वो फोर्स, सिंपल सा है। लाइन ऑफ एक्शन जो होता है ना, वो स्ट्रेट होगा। तो यहाँ से फोर्स लगाए, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो अब आप लोग ही बताइए ये F2 का कैसे होगा। F2 का लाइन ऑफ एक्शन इस रिजिड बॉडी के ऊपर ऐसे होगा, देखिए। और ये F3 का कैसे होगा, ये ऐसे होगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, बॉडी के ऊपर जितना भी फोर्स लगाएगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद इसका कुछ मेन पॉइंट भी है। फोर्सेस इज ऑलवेज सिमिलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इसका मतलब आप समझे, फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये F3 फोर्स ये जो है ना, मान के चलिए 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। तो ये जो, एक सेकंड, ये जो यहाँ पे फील करेगा ना, यहाँ पे भी फील करेगा, वो यहाँ पे भी 10 न्यूटन ही फील करेगा। ये आखिरी कोना भी है ना, यहाँ पे भी वो 10 न्यूटन का ही फील करेगा। मान के चलिए जो F1 है ना, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसका ये जो है ना, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा, यहाँ पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये आखिरी कोना में भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मतलब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये हर जगह पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो अगर F2 है, अगर हमारे पास F2 है, ये F2 है, ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये जो सीधे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो ये हर जगह पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, एंड तक 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये होता है कि अगर कोई रिजिड बॉडी के ऊपर हम बहुत सारा फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो जितना फोर्स लगाइएगा उतने के सिमिलर होगा। लाइन ऑफ एक्शन के फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस आर सिमिलर। ओके, ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम, ठीक है। फोर्स सिस्टम में क्या बताएगा कि 2 टाइप का फोर्स होता है, एक होता है प्लानर, एक होता है नॉन कोप्लानर, जिसको हम लोग
स्पेस फोर्स सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम हो गया। ठीक है, वही है, एक रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। अब कैसे कैसे लगेंगे ये इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो दो टाइप का होता है, ठीक है, फोर्स सिस्टम। पहला जो होता है कोप्लानर होता है, और ये दूसरा होता है नॉन कोप्लानर होता है। ठीक है, पहला जो प्लानर, दूसरा है नॉन कोप्लानर। ये लगभग लगभग आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्लानर क्या है और नॉन कोप्लानर क्या है। ओके, इस सब का हम नोट्स दे देंगे आपको, वहाँ से आप लिख लीजिएगा, उसमें आप अच्छे से समझ भी जाइएगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप लोग गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग करने जाओगे तो तुम्हें इंग्लिश ही लगभग लगभग पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग डिप्लोमा में भी आए होगे तो मजबूरी में इंग्लिश ही पढ़े होगे। ठीक है, तो ये जो कोप्लानर फोर्स सिस्टम है ना, कोप्लानर फोर्स सिस्टम, कोप्लानर फोर्स सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, कोप्लानर फोर्स सिस्टम ये क्या होता है? फोर्सेस आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन है और उसके ऊपर सारा फोर्स काम कर रहा है, जस्ट लाइक 2D। ये चीज़ याद रखिएगा कि लगभग लगभग ये जो फोर्स है ना 2D के ऊपर, 2 डायमेंशन के ऊपर ही काम करेगा। 2 डायमेंशन इसको ये कहते हैं कि पेज है, आपके कॉपी का पेज है, ठीक है ना, ये 2 डायमेंशन हो गया। अब आप कीजिएगा कुछ भी, जैसे 3D टाइप में लीजिएगा तो 3D फोर्स सिस्टम हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आता है कोप्लानर फोर्स सिस्टम में कि फोर्सेस आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे फोर्सेस जो है लाई करेंगे। तो इसका लगभग 4 टाइप होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेजेस ले सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा, हाँ 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 हाँ, नहीं, एक्स्ट्रा पेजेस ऐड नहीं कर सकते, आई थिंक सो। Okay, I think so. We have to rub it first. So, coplanar force system, ठीक है, इसके 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप। पहला टाइप क्या होता है? देखो, अब हम कोप्लानर को ना CO लिखेंगे, ठीक है, आप लोग समझिएगा। कोलिनियर, कोप्लानर कोलिनियर, ठीक है। दूसरा होता है कोप्लानर कॉनकरंट। तीसरा होता है कोप्लानर पैरेलल। चौथा जो होता है वो होता है कोप्लानर नॉन कॉनकरंट। ठीक है, ये जो चारों है ये कोप्लानर फोर्स सिस्टम का है। ठीक है, 4 टाइप होता है इसका, आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से। ओके, पिंक कलर से पढ़ेंगे, पिंक कलर से आता है अब कोप्लानर कॉनकरंट। कोप्लानर
कॉनकरेंट। इसमें क्या कहते हैं गाइस भाई लोग, देखिए गाइस नहीं, गाइस हम लोग अंग्रेज थोड़ी ना है, हम लोग भाई लोग बोलेंगे, ठीक है। when the forces in a force system lies on the same plane and have the same line of action। इसका मतलब क्या होता है कि दो फोर्सेस हैं, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम है, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो उसको हम लोग कहेंगे को प्लानर फोर्स सिस्टम। जस्ट लाइक दिस, फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, ठीक है। इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। F1 F2, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और ये एक प्लेन में हमेशा याद रखिए, एक प्लेन में कोप्लानर का मतलब ही होता है, कोप्लानर का मतलब ही होता है कि सब फोर्स एक प्लेन में लगे, राइट। अब ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से लिख लीजिए अच्छे से, उसमें सब कुछ है, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा वरना आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। आप बोले कि सर नहीं भाई, कि यार ये देखो दोनों तरफ जा रहा है फोर्स, तो ये कैसे होगा। अरे यार दोनों तरफ जा रहा है तो कोई बात नहीं, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे तुम लोग को अलग अलग लग रहा है ना, ये लो, अब बताओ F1 F2, अब तो लाइन ऑफ एक्शन सेम लग रहा है तुम लोगों को, इधर भी सेम ही है मगर तुम लोग समझने के काबिल नहीं हो, ठीक है। तो ये फोर्स F1 F2 सब एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया कोप्लानर कॉन्करेंट, ऐसे भी हो सकता है, आप लोग देख लो भाई, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ठीक है। सब एक प्लेन के अंदर आता है, तो इसलिए हम लोग इसको कोप्लानर कॉन्करेंट कहते हैं। गुड। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है ना, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कोप्लानर कॉन्करेंट, ठीक है। कोप्लानर कॉन्करेंट ये क्या कहते हैं, द सिस्टम इन विच द फोर्सेस लाइज इन द सेम प्लेन। फिर से देखो भाई, सेम प्लेन, क्यों ये सेम प्लेन, कॉन्करेंट के वजह से, राइट, कॉन्करेंट की वजह से सेम प्लेन आ रहा है, एंड एक्टिंग थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से बहुत सारा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा, एक ही पॉइंट से बहुत सारा फोर्सेस निकल रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कॉन्करेंट कोलीनियर नाम से ही पता है, लीनियर भाई, लाइन कोलीनियर, एक ही प्लेन में बहुत सारे फोर्सेस, उस जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो उसको हम लोग कोलीनियर कहते हैं। कॉन्करेंट उसको कहते हैं कि सेम प्लेन में एक पॉइंट से बहुत सारा फोर्स निकल रहा हो या उस पर एक्ट कर रहा हो, एक पॉइंट के ऊपर या एक पॉइंट से निकल रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट से F1 निकला, F2 निकला, F3 निकला, F4 निकला, कॉन्करेंट से F1 F2 F3 F4, ठीक है। कॉन्करेंट मतलब एक प्लेन, ये हो गया कॉन्करेंट, सेम प्लेन, वन प्लेन, जो बोलिए आप लोग, कॉन्करेंट सेम प्लेन या सेम 2D 3D तो नहीं है, 2D ही है। ये कोप्लानर मतलब ही होता है 2D, ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से बहुत सारा निकला, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्करेंट, ठीक है। अब ये सब को भूल जाइए वापस से, अब भूलिएगा नहीं जी, गलती से कह दिए हम ये लाइन, आप लोग क्या ना भाई लोग भूल जाते हैं, और सही में यार मजाक मत लो, एक साल बर्बाद हो जाता है, मेरा भी खुद एक साल बर्बाद होने वाला है हो गया है भाई, हो गया है, होने वाला नहीं है, हो गया है, एक साल बर्बाद हो गया है मेरा, ठीक है। अब ये जो हम लोग उसका तीसरा टाइप पढ़ेंगे,
तीसरा टाइप, ठीक है। ये कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहता है, ठीक है। कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम ये कहता है, ठीक है। आप ये देखिए पैरेलल लिख देते हैं बस, लो कोप्लानर भी लिख दिया CO, ठीक है। CO, ओके। अब ये देखिए ये एक बॉडी है, ठीक है। 2D बॉडी है भाई, 2D बॉडी है। अब एक फोर्स यहाँ से लगा दिए हम, एक फोर्स यहाँ से लगा दिया हम, F1 F2। बताइए ये F1 F2 आपस में पैरेलल है? एग्जैक्टली पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ये सेम प्लेन पे, सेम प्लेन पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई लोग, तुम लोग स्कूल के टाइम में ये बहुत किए होगे। क्या करते हो कि भाई ये बेंच अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे हम नहीं बैठेंगे, हम दूसरा बेंच पे बैठेंगे। तो क्या करते हो, एक दोस्त उस साइड जाता है, एक दोस्त इस साइड रहता है, सेम प्लेन है, आप लोग दोनों तरफ से पैरेलली फोर्स लगाते हो, मतलब दोनों तरफ से आप लोग ऐसे उठाते हो और उसको लाके रखते हो कहीं भी, ठीक है। ये एक बेंच हो गया, ठीक है। ये आप लोग हो गए मेरे भाई लोग, यहाँ पे आप लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एक और भाई है, ठीक है, एक और भाई है इस साइड। यहाँ से देखो, तुम भी यहाँ पे ऐसे ऊपर उठाए बेंच को, ये भी ऐसे, मतलब तुम तो ये हो ना, वैसे ये तुम्हारा दोस्त है ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम हो। तो तुम भी ऐसे यहाँ से फोर्स लगाया, ऊपर उठाया, ठीक है। ये भी ऐसे यहाँ से फोर्स उठाया, ये फोर्स लगाया, तो ये दोनों पैरेलली काम किया ना यार। तो ये देखो पैरेलल कोप्लानर फोर्स सिस्टम का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, इतना बढ़िया एग्जाम्पल हम खुद से डिस्कवर किए हैं ठीक है, गुड गुड। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी मगर आखिरी नहीं, ठीक है। आखिरी मगर आखिरी नहीं, आखिरी मगर आखिरी नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वांट टू थैंक यू मी, ठीक है। चौथा चौथा जो टाइप होता है कोप्लानर का, वो होता है नॉन कॉनकरंट कोप्लानर। लिख देते हैं, लो फिर से लिख दिए कोप्लानर, ठीक है। द सिस्टम इन विच द फोर्सेस लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखो अभी जो पैरेलल पढ़े थे ना, पैरेलल पढ़े थे, लगभग लगभग उसी की तरह मान लो, या कॉनकरेंट है ना, कॉनकरेंट इससे पहले पढ़े थे, सेम पॉइंट, मगर इसमें सेम पॉइंट नहीं, ठीक है। नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स, ठीक है। नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं इसको, जिसमें एक ये प्लेन है, ठीक है। एक फोर्स यहाँ से लग गया, एक फोर्स यहाँ लग गया, एक फोर्स यहाँ लग गया, एक फोर्स ऐसे लग गया, ठीक है। नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल। कॉनकरेंट क्या कहता था कि एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारा फोर्स निकाल रहे हैं, पैरेलल क्या कहता था कि पैरेलली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ना ही ये कॉनकरेंट है ना ही ये पैरेलल है, ये क्या है, नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लानर। कोप्लानर मतलब उसका बॉडी सेम हो, सेम बॉडी हो, ठीक है, जो कि 2D हो, ठीक है। ये एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, ठीक है। ये इसके ये और ये पैरेलल है आपस में नहीं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, ये आगे चलता चलेगा, ये इधर इधर इस साइड से तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मैं इस साइड से आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। नॉन कॉनकरेंट का मतलब आपको बता दिए, इसमें कोई एक पॉइंट से बहुत सारा फोर्सेस लग नहीं रहा है, या एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, ये अलग अलग जगह पे, ये अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, ठीक है। तो हो गया नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। वापस से इस सब कथा को मिटाया जाए और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम। रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम अब क्या कहता है भाई, बहुत तगड़ा चीज़ है रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम।
रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम एल्विस बाय। ठीक है। When two or more forces acting on the body are replaced by a single force, okay, the effect produced by the single force in same as that of the forces, that single force is called resultant force। ठीक है। आ जाइए, एक फोर्स F1, ठीक है, ये दूसरा फोर्स F2, ठीक है, ये एक और ले लीजिए तीसरा फोर्स, ये जो है तीसरा फोर्स नहीं है, ये तो दूसरा होगा ना, फोर्स सेकंड। ये जो है ना, ये आपको बताता है रिजल्टेंट फोर्स, ये बताता है। ठीक है, आप लोग को ये जो रिजल्टेंट है ना, ऐसे ही बताया जाता है। अब रिजल्टेंट फाइंड करने का ना, रिजल्टेंट फाइंड करने का दो तरीका होता है, दो नहीं तीन होता है, तीन मेथड होता है। ठीक है, तीन मेथड होता है। पहला एक होता है, पहला मेथड को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करने का। दूसरे को ट्रायंगल लॉ कहते हैं, और तीसरे को पॉलीगॉन, तो कितना भी हो सकता है ना, पॉलीगॉन का तो बहुत सारा पॉलीगॉन लॉ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे इसके बाद, और ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे इसके बाद अगले वीडियो में। तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए अपने भाई के साथ। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करते रहना, नोट्स हमेशा बनाते रहना भाई, नोट्स नहीं बनाओगे तो डूब जाओगे। और साथ में, इसके साथ में निकालने का, एक साल बर्बाद नहीं करना है। तुम्हारे इस करंट सेमेस्टर के साथ साथ ही ये BCCLE का एग्ज़ाम निकलना चाहिए। और मेरे कमेंट में या मेरे DM में आप मैसेज कीजिए कि सर मेरा निकल गया। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट्स हो कमेंट में पूछिए, DM में पूछिए, कहीं पूछिए, मगर पूछिए। डेट्स इट, आज का क्लास यहाँ पे ओवर। कल हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, और पॉलीगॉन लॉ तो पढ़ना ही नहीं है। तो देखिए, आपके लिए हम एक चीज़ और कम कर दिए, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हम भी एग्ज़ाम दिए थे, इससे आता है और इससे आता है। पॉलीगॉन लॉ आज तक आया भी नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी मोर, कीप नॉलेजिंग।